आदाब, मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। आप सभी का इस्तकबाल करता हूं हमारे मसाइल के इस खास एपिसोड में। हम हैं राजस्थान की दारुल हुकूमत जयपुर में और गुलाबी शहर में। हम जानने की कोशिश करेंगे, यहां पर अदबी मेला लगा हुआ है एक तरीके से, और उर्दू दुनिया के बहुत सारे नामवर चेहरे यहां पर बैठे हुए हैं। यहां पर जो अदीब है मेरे साथ, और इनसे जानने की कोशिश करेंगे उर्दू अदब जो है वो किस तरीके से मुल्क के माहौल को बेहतर करने में मदद कर सकता है, जो तलखियां उनको कैसे कम कर सकता है, और बड़े सगीर में इस माहौल को बेहतर बनाने में ये लोग इतने बड़े नाम कैसे अपना रोल अदा कर सकते हैं। 6 खास मेहमान मेरे साथ, इनका तारुफ मैं करा दूं। मेरे साथ हैं अब्बास ताबिश साहब, पाकिस्तानी शायर हैं, बड़ा नाम है और पूरी ही दुनिया में घूमते रहते हैं अमन का, मोहब्बत का, प्यार का पैगाम लेकर। इस्तकबाल है सर आपका। इनके अलावा हमारे साथ हैं प्रोफेसर सादिक साहब, दिल्ली से आपका ताल्लुक है और उर्दू दुनिया का बड़ा नाम है, उर्दू अदब का बड़ा नाम है, आपका भी इस्तकबाल करते हैं। साथ ही मौजूद हैं डॉक्टर शाहिना तबस्सुम साहिबा, दिल्ली कॉलेज से आपका ताल्लुक है और टीवी रेडियो के आर्टिस्ट हैं। उर्दू अदब के जरिए आप भी प्यार मोहब्बत का पैगाम देती रहती हैं और उर्दू अदब में अपना अहम रोल अदा कर रही हैं। किरदार जो है वो इनका बड़ा है, आपका भी इस्तकबाल करते हैं। डॉक्टर मलका नसीम साहिबा हैं, अभी किताब का रस्म इजरा हुआ है शहर कागज का, आपका भी इस्तकबाल करते हैं। लोकेश कुमार साहिल साहब हैं हमारे साथ, उर्दू अदब से भी इनका ताल्लुक है, हिंदी की कविताएं भी कहते हैं और कई बार दोहे भी सुनाते हैं, आपका भी इस्तकबाल करते हैं। इकराम राजस्थानी साहब हैं, रेडियो, टेलीविजन और उर्दू अदब तमाम तरह की मैदान में ये लगातार काम करते रहे हैं, आपका भी इस्तकबाल करते हैं। और पहला सवाल सर आपसे ही कि किस तरीके से हम देख रहे हैं कि उर्दू अदब का माहौल जो है वो, कई बार ऐसी शिकायतें सुनने को मिलती हैं, कई बार ऐसी बातें सामने आती हैं कि उर्दू अदब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कमजोर हो रहा है, दम तोड़ रहा है। हमें ऐसा लगता नहीं है, कोई भी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता, लेकिन फिर भी कई बार क्यों ये रोया जाता है? सबसे पहले तो मैं ETV उर्दू को बहुत आदाब कहता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ कि आप लोग उर्दू के लिए इतनी कामयाबी से जो एक सिलसिला चलाए हुए हैं, पूरी दुनिया में ये देखा जा रहा है। अब मैं आता हूँ आपके सवाल की तरफ। असल में उर्दू जो है ये मोहब्बत की ज़बान है, लेकिन ये जो रोना रोया जाता है वो किसी हद तक दुरुस्त भी है। वजह यह है कि उर्दू के लिए हिंदुस्तान में बतौर ख़ास मुशायरे का इंस्टीट्यूशन जो है वो काम कर रहा है। बिल्कुल। और मुशायरे में मैं जब आता हूँ, सुनता हूँ, तो मुझे महसूस होता है कि शायरी जो होती है ये इमोशंस को बयान करती है, लेकिन अक्सर शुआरा जो हैं वो इमोशंस बयान करने की बजाय इमोशनल ब्लैकमेलिंग करते हैं। वो जोड़ने की बजाय तोड़ने का काम करते हैं। फिर कवारियत भी शायरी में मैंने यहाँ देखी। जी हाँ। ये सिर्फ यहाँ नहीं, हमारे यहाँ भी होता है। तो शायर अगर अपनी ज़िम्मेदारी को महसूस करें कि भाई हमने इमोशंस बयान करने हैं, हमने मोहब्बत का पैगाम देना है, हमने अमन के लिए बात करनी है, तो मैं समझता हूँ कि ये सिलसिला आगे बढ़ सकता है। लेकिन ये शिकायत तो आपको ज़रूर है कि अगर कहीं ना कहीं उर्दूदा तबके को या दूसरे लोगों को इस बात का एहसास है कि ये उर्दू अदब दम तोड़ रहा है, और इसमें आपको सच्चाई भी नज़र आ रही है। देखिए, सिर्फ मुशायरे की हद तक मैं बात कर रहा हूँ, बाकी ऐसा नहीं है। किताब, अब शायरी जो है वो कई सतह पे होती है। मसलन एक सतह वो है कि मुशायरे में जो कलाम सुनाया जाता है, दूसरी सतह उसकी ये होती है कि वही कलाम क्या किताब में भी अपनी हैसियत रखता है या नहीं रखता। तीसरी सतह यह है कि अवाम और ख़वास दोनों में पसंद किया जाए। तो मजमूई तौर पे देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि उर्दू अदब बतौर ख़ास शायरी जो है वो आगे बढ़ रही है, वो दम नहीं तोड़ रही। ये मायूसी का इजहार जो है ये हमेशा से किया जाता रहा है। गज़ल के हवाले से कलीमुद्दीन अहमद ने एक ज़माने में कहा कि जी गज़ल मर चुकी है, इसको भी 70-80 साल हो गए, लेकिन फिर कोई ना कोई नया शायर आ जाता है एक ताजगी के साथ। तो हिंदुस्तान में मैं देख रहा हूँ, अभी मैंने जश्न रेख्ता में शिरकत की, तो वहाँ कम से कम 100-150 ऐसे मैंने नौजवान देखे हैं जिनमें अक्सरियत हिंदू लड़कों की थी, जो उर्दू स्क्रिप्ट भी सीख रहे हैं और उर्दू में गज़ल कह रहे हैं। तो मैं जब ये देखता हूँ, अहमद मुश्ताक का शेर मुझे याद आता है कि नए दीवानों को देखें तो खुशी होती है, हम भी ऐसे ही थे जब आए थे वीराने में। तो नई नस्ल जो है वो अब परचम उनके हाथ में आने वाला है और जिम्मेदारी उनके हाथ में है। बिल्कुल, मायूसी बिल्कुल नहीं, जो है वो परचम उनके हाथ में आ गया है, जाहिर तौर पर कंधों पर जिम्मेदारी उनके। डॉक्टर तबस्सुम साहिबा, क्या कहेंगे आप? मुशायरों से बहुत ज़्यादा ताल्लुक आपका नहीं है या आप जो है वहाँ पर ज़्यादा शिरकत नहीं करती, लेकिन उर्दू अदब को लेकर के तासुरात क्या हैं आपके? जब एक टीचर की हैसियत से, जब एक प्रोफेसर की हैसियत से आप जो है वो कॉलेज में होती हैं, यूनिवर्सिटी में होती हैं, उस वक्त क्या जो है जो बच्चे हैं, जैसा इन्होंने कहा कि नौजवान नस्ल भी आ रही है, कई गैर मुस्लिम भी आ रहे हैं, उस वक्त तासुरात क्या रहते हैं, उस वक्त का तजुर्बा क्या है आपका? जैसे कि अभी आपने पूछा कि आप जिस स्टेज पर हैं वहाँ पर क्या कर सकती हैं, तो मुझे लगता है कि जैसे आपने अभी कहा कि उर्दू ज़बान ख़त्म हो रही है, मुझे नहीं लगता। उर्दू ज़बान सिर्फ ज़बान नहीं है, एक तहजीब है,
और आप यकीन कीजिए कि आप ज़बान को अगर नहीं बोलें तो ज़बान का वक़ार तो कम कर सकते हैं, लेकिन जो तहज़ीब है वो यकीनन फल फूल रही है। और आपने सही कहा कि मुशायरों में मैं ज़्यादा शिरकत नहीं करती हूँ, लेकिन मैं अदब में, क्योंकि कलम मेरे हाथ में है और हम लोग कलम के सिपाही होते हैं, तो हम कलम के ज़रिए ही, अदब के ज़रिए, नस्र के ज़रिए भी लोगों में तहज़ीब और शाइस्तगी पैदा कर सकते हैं। मैं जिस स्टेज पे हूँ उस जगह मैं बहुत मुतमईन हूँ, मैं बहुत अच्छा काम कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास कॉलेज में एक नौजवान नस्ल आती है और वही नौजवान नस्ल है जो आगे चल के मुल्क और कौम की तामीर और तरक्की में काम करेगी। तो इस स्टेज पर अगर हम उनको सही तरीका बताएं, जैसे अभी आप देख रहे हैं आजकल मुल्क का जो माहौल है, जो एक अदम रवादारी है, मुझे लगता है कि अगर हम अपने बच्चों को ये बताएं, क्योंकि आजकल बच्चों में अदम रवादारी हर स्टेज पर हो गई है। एक छोटा सा बच्चा भी है, जब वो माँ से जिद करता है और वो नई चीज़ उसको दिलाई जाती तो वो तशद्दुद पे उतार आता है, ये करूंगा वो करूंगा, तोड़ फोड़ दूंगा। तो ये माहौल हो गया है। लेकिन हम जिस स्टेज पे पढ़ाते हैं अंडर ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन के लोगों को और पोस्ट ग्रेजुएशन के लोगों को, वहाँ हम उनमें टॉलरेंस पैदा कर रहे हैं। शुक्रिया एक लफ्ज़ ऐसा है जो बर्दाश्त की कुव्वत बढ़ाता है, और एक आप थोड़ा सा बर्दाश्त अगर करें तो ये मुल्क बहुत आगे जा सकता है, और हमारे स्टूडेंट जो हैं वो इसका सबूत देते हैं। बिल्कुल। प्रोफेसर सादिक साहब, क्या लगता है आपको, जब आपसे बात कर रहे थे कहीं शिकवे शिकायत थी मुशायरों को लेकर के, और वो अपनी जगह जो है सही भी हो सकती है, क्योंकि अभी जो है अब्बास साहब ने भी उसकी तरफ इशारा किया है कि हाँ कुछ तो है गड़बड़, जो फ़राइज़ हैं शायरों के वो कई बार उनको अदा नहीं करते, कई बार जो है बदतमीज़ियाँ होती हैं और तलख़ी पैदा करने की कोशिश की जाती है। मुशायरों से मुझे कभी कोई शिकायत नहीं रही है जी। लेकिन ये कि मैं खुद मुशायरे नहीं पढ़ता, ये और बात है। और एक इंसिडेंट के बाद आपने पढ़ने छोड़ दिए थे। उसकी वजह मैंने ये बताई थी कि मैंने जो है अपनी तालिब इल्मी के ज़माने में, जबकि मैं मुशायरे पढ़ा करता था, तो उस ज़माने में मैंने फ़िराक गोरखपुरी की हुटिंग देखी थी। फ़िराक गोरखपुरी की हुटिंग देखकर मैं इतना ज़्यादा रंजीदा हो गया था, इतना दुख हुआ मुझे कि बर्रे सग़ीर में जो गज़ल का सबसे बड़ा शायर है, उस शायर को जो है, और इस पर सोचा मैंने, तो मुझे लगा कि मुशायरे में जिस किस्म के लोग आते हैं वो फ़िराक की शायरी को समझने की सारे लोग अहलियत नहीं रखते। उन्हें चाहिए होता है कि कोई गाकर सुनाए, तमाशा चाहिए होता है, तमाशा। हाँ, तो वो चूँकि परफॉर्मिंग आर्ट है, तो इसमें जो है हर आदमी कामयाब हो ये ज़रूरी नहीं। हमारे यहाँ बड़ी अच्छी एक रिवायत रही है, जो लाल किले में पहले मुशायरे होते थे, अब की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उन मुशायरों में जो है सफ़े अव्वल के शौरा आते थे जो इसमें अरबी दुनिया में भी बड़ा नाम रखते थे अपना, और अरबी दुनिया के अलावा जो है मुशायरों में भी शिरकत किया करते थे। और ये चीज़ें रफ्ता रफ्ता काफ़ी कम होती चली गईं, और मुशायरे ऐसे लोगों के हाथों में आते गए ज़्यादातर कि जिनके पास मायार की कमी रही है। और लेकिन फिर भी मुशायरे एक बड़ा रोल अदा कर रहे हैं आज भी। तमाम शिकवे शिकायतों के बाद उनके रोल को जो है वो नकारा नहीं जा सकता, नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ठीक है, और वो रोल जो है मुस्बत रोल ही ज्यादा है, मैं समझता हूँ। बिल्कुल। इकराम राजस्थानी साहब, उर्दू ज़बान, हिंदी और फिर राजस्थानी, तीनों ज़बानों में ही जो है आप अपने जो भी कलाम है उनको पेश कर रहे हैं, जो भी आपके अंदर एक फनकार के तौर पर आता है उसको जो है कलम के जरिए निकाल करके देते हैं लोगों को। शिकवे शिकायतें वो होती रहेंगी, लेकिन आपको लगता है कि उर्दू ज़बान की जो कई बार शिकवे शिकायतें होती हैं, या लोगों को ऐसा लगता है कि उर्दू ज़बान का, उर्दू अदब का जो है वो ज़वाल पजीर हो रही है, कई बार ऐसा होता है, कहते हैं लोग, यहाँ भी हल्की सी शिकायत आई, आप इत्तेफाक रखते हैं, या फिर जो है मुशायरों के ज़रिए, अदबी महफिलों के ज़रिए और सेमिनार्स के ज़रिए उर्दू अदब भी और उर्दू ज़बान भी फल फूल रही है, आगे बढ़ रही है? नहीं, देखिए, जहाँ तक ज़बानों का ताल्लुक है वो मुल्कों को जोड़ने का काम करती है, वो चाहे हिंदी हो, चाहे उर्दू हो, चाहे राजस्थानी हो, आवाम तक जो चीज़ पहुँचती है बस वही सही मायने में ज़बान होती है। दुनिया जिसे समझ जाए वही ज़बान होती है। और चूँकि मैं उर्दू के साथ साथ हिंदी में भी बात करता हूँ, हिंदुस्तानी ज़बान में भी बात करता हूँ, और मेरा ख़्याल ये है कि हिंदुस्तानी ज़बान ने सारे मुल्क को जोड़ने का सबसे ज़्यादा बेहतरीन काम किया है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ना तो हिंदी से ना उर्दू से गज़ल बनती है, ना तो हिंदी से ना उर्दू से गज़ल बनती है, गेसुए जाना की खुशबू से गज़ल बनती है। वाह। तो जब हम खुशबू की बात करते हैं, इत्तेहाद की बात करते हैं, मोहब्बत की बात करते हैं, अखलाक की बात करते हैं, तो इन ज़बानों से ये सारी चीज़ें छन छन कर आती हैं। जिस शहर में हम बात कर रहे हैं आज, ये गुलाबी शहर कौमी एकता का, कौमी यकजहती का, इत्तेहाद का, मोहब्बत का शहर है, जिसके लिए कहा जाता है कि दुनिया की किताबों में लिखा ख्वाब है जयपुर, और शायर की कलम का तुझे आदाब है जयपुर। इस मुल्क के चमन में है यूं तो हजारों फूल, पर सब में महकता हुआ गुलाब है जयपुर। वाह 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 वाह। तो ये बिल्कुल, मैं गुलाब वापस की जो आऊंगा आपके खुशबू है, पास, ये वापस ज़बानों से मिलती बहुत है बढ़िया, आकर बहुत के। बढ़िया।
लोकेश कुमार साहिल साहब क्या कहेंगे? जैसे मैंने कहा कि भाई आप उर्दू, हिंदी, कविताएं, शेरो शायरी, दोहों के जरिए जो है वो अमन का पैगाम देते रहे हैं और उसकी मिसाल भी आप हैं। क्या कहेंगे, ये जो शिकवे शिकायतें हैं ये ऐसे ही हैं या कुछ दम भी है इन शिकायतों में? देखिए खुर्शीद भाई, ये जो कविता की वाचिक परंपरा है जी। जिसका उर्दू का मुशायरा एक बड़ा हिस्सा उसका है, उस पर ये इल्जाम कोई आज का नहीं है। कविता की वाचिक परंपरा पे ये जो आरोप है ये बहुत पुराना है और मुझे ये कहने में या कोई शर्म या संकोच नहीं है कि आज भी इतना सब चीज़ें बिगड़ने के बाद भी उर्दू का जो हमारा मुशायरा है वो हिंदी के कवि सम्मेलन के मुकाबले बहुत कम बिगड़ा है। हिंदी कवि सम्मेलन का मंच जिस जगह पहुंच चुका है, जितनी फूहड़ता और जितना माहौल वहाँ पे कविता का हुआ है जी। तो वो तो बहुत ही बुरा है। आपका सवाल जब आपने शुरू किया तो ये बात जाहिर है कि कहीं ना कहीं लोगों को हॉन्ट तो करती है कि कहीं गिरावट है, लेकिन देखिए गिरावट ऐसा तो हो नहीं सकता कि अदीब जो है वो कोई चांद मंगल से उतरा हुआ आदमी है। इंसान है और इसी समाज का है, जज्बाती भी हो इसी सकता है। माशरे का है। वो उससे हम ये उम्मीद रखें कि वो पूरा माशरा तो किसी और डायरेक्शन में जा रहा हो और अदीब हमारा जो है वो सारी जिम्मेदारी उसके वो कंधों पर है, वैसा नहीं हो वो सकता। संत बना घूमता रहे, वैसा नहीं हो ये मुश्किल है। डॉक्टर मलका नसीम, क्या कहेंगे आप? चूंकि आपकी जो शायरी है, आप जिस लहजे में बात कहती हैं अपनी, हिंदी का लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा, वहाँ पर बहुत शालीनता पाई जाती है, बड़े ही अदब के साथ अपनी बात रखती हैं, बड़े ही एक तरीका है आपका बात कहने का। वो तरीका, वो शालीनता आपको लगता है कि मुशायरों में जो है वो कम हो गई है मोटे तौर पर? बिल्कुल खुर्शीद, वो सारी बातें अब कम हो गई हैं। बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि अगर पहली जैसी शायरी होती तो आज ये हालात समाज के, दुनिया के इतने ख़राब नहीं होते। आज ये है कि जो वाक़या, जो हादसा जहाँ हुआ वैसे ही शायर ने उसको सुना के और वाहवाही लूटना चाहिए, आवाम को प्रोवोक करना चाहा, बल्कि उसको नफ़रत, मोहब्बत और प्यार में बदल के उसको नहीं रखा सामने, बल्कि उसको नफ़रत के अंदाज से और बढ़ावा दिया। तो ये सब बातें बहुत गलत हैं। अगर हम चाहें तो अब भी माहौल वैसे ही हो सकता है, वैसे ही प्यार, वैसे ही अमन, वैसे ही सब कुछ हिंदुस्तान में पाया जा सकता है। लेकिन अफसोस ये है कि कुछ कमी आई है उसमें, कुछ कमी आई। बिल्कुल। और ये कमी क्यों आई है, कमी को कैसे दूर किया जा सकता है, इस पर ही बात हो रही है। हम हैं गुलाबी शहर जयपुर में और उर्दू अदब की दुनिया की नामवर हस्तियां मेरे साथ यहां पर मौजूद है। वक्त हो गया एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो जानने की कोशिश करेंगे कि जो तलखियां कई बार पैदा की जाती हैं अशार के जरिए, शेरो शायरी के जरिए, वो किस हद तक सही हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं हमारे मसाइल। हमें गुलाबी शहर जयपुर में अपनी अलग पहचान रखता है। ये शहर प्यार मोहब्बत के लिए, अमन के लिए पहचाना जाता है और अदब के मामले में भी, अदब की दुनिया में भी बड़ा रोल इस शहर का रहा है हमेशा से ही। बहुत सारी बातें हो रही थी और इकराम राजस्थानी साहब, सवाल आपसे है अब। ये जो हम देखते हैं कि जो तलखी एक इस समाज के अंदर आ गई है, बहुत सारी वजूहात होंगी। कोई एक आदमी उसका जिम्मेदार बिल्कुल भी नहीं होगा, कोई एक वजह उसकी जिम्मेदार बिल्कुल भी नहीं होगी। लेकिन जैसे आपकी तरफ से भी बात आई और बहुत सारी बातें यहाँ पर आई हैं कि जो हमारे शायर हैं, जो कविताएं कहते हैं, जो कवि हैं, उनकी बड़ी जिम्मेदारी होती है। समाज का आईना होता है, समाज को बेहतरी के लिए उनको काम करना चाहिए। लेकिन वही लोग जब हिंदू और मुस्लिम बन करके स्टेज के ऊपर आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े अशार सुनाते हैं अपने ही अंदाज में, कहीं ना कहीं लोगों को प्रोवोक करते हैं, वो बहुत नुकसान देने वाली बात है इस मुल्क के लिए, समाज के लिए। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं खुर्शीद आप, और मैं इस बात से, भाई लोकेश की बात से भी बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि जब हम मंचों पर होते हैं, जब हम मशायरों में होते हैं, कवि सम्मेलनों में होते हैं, तो हम वाकई ही पब्लिक के अंदर इस तरह के तासुरात पैदा करने की कोशिश करते हैं कि वो जनता प्रवोक होने लगती है। बजाय मोहब्बत के हम एक, चाहे जाने अनजाने में ही हो, लेकिन एक नफरत का सा माहौल हम देने की एक कोशिश सी हमारी लगी रहती है, जो कि नहीं होना चाहिए। जबकि शायर का या अदीब का रोल ये है कि वो समाज को जोड़ता है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदी, उर्दू, राजस्थानी, जो भी ज़बानें हैं वो सब एक मंच पर अगर हैं तो उसका मतलब यह है कि हम एक होकर, एकजुट होकर इस मुल्क को जोड़ना चाहते हैं। हिंदी उर्दू में ज़बानों की टसल रहने दो, हिंदी उर्दू में ज़बानों की टसल रहने दो, ये गज़ल फ़न है, इसे सिर्फ गज़ल रहने दो। और यही पैगाम मोहब्बत है ज़माने के लिए कि लबे जमुना पे खड़ा ताजमहल रहने दो। वाह 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 वाह। यानी गंगा जमुनी तहजीब जो है, गंगा जमुनी तहजीब झलक जिंदा मिलती रहनी है यहाँ चाहिए पर, तो इसको बिगाड़ने की कोशिश मत कीजिए। लोकेश कुमार सिंह साहिल साहब, क्या कहेंगे आप कि ये जो जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी के ऊपर पैसा ज्यादा हावी हो गया है, परफॉर्मेंस ज्यादा हावी हो गई है। ये हम कवि सम्मेलनों के जरिए भी देखते हैं, ये हम मुशायरों के जरिए भी देखते हैं। यानी पैसा हावी है,
प्रोफेशनलिज्म ज्यादा हावी है, उनको लगता है कि मेरा नाम हो जाए, कल अखबार में मेरी जो है वो फोटो छप जाए, सुर्खी जो है उसी के शेर की बने, और वो शेर ऐसा कहते हैं जहां पर तलखी जो है जिसके जरिए पैदा हो रही है। नहीं, वो आपने ठीक कहा, और मैं अक्सर कहता हूँ इस बात को खुर्शीद भाई कि हिंदुस्तान को जब भी देखना हो किसी भी सेगमेंट को भारत के, तो 90-91 के बाद का हिंदुस्तान 90-91 से पहले का हिंदुस्तान, 1991 के बाद ये हुआ कि जिन नीतियों को हमारी सरकार ने अडॉप्ट किया उसके कारण पूरा मुल्क हमारा एक बाजार बन गया। जी। और बाजार जो होता है वो केवल एक जबान समझता है, नफ़े और नुकसान की जबान। उसमें सद्भाव, शराफत, नफा, कोई कीमत नहीं होती इन चीज़ों की। तो कमर्शलिज्म इतना ज़्यादा हो गया है, और जब मुझे लगता है कि मैं सद्दाम हुसैन की बात करके 10,000 मुसलमानों के मजमे को भड़का सकता हूँ, या उनकी दाद मुझे मिल जाएगी और मोटा लिफाफा साथ में मिलेगा, तो मैं या मोदी के खिलाफ बोल करके, हाँ, मोदी के खिलाफ बोल करके, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, या मंदिर की बात करके, मंदिर मस्जिद की बात करके, बिल्कुल सही है। ये बहुत आसान टोटके हो गए ना आजकल, बहुत आसान टोटके हो गए। मुझे नाम लेने में भी कोई शर्म नहीं है। अगर इमरान प्रतापगढ़ी इस मुशायरे का अमिताभ बच्चन होने जा रहा है हिंदुस्तान में, लोग इतना सुनते हैं इमरान को, तो ये हम तय करना पड़ेगा हमको कि इमरान किस की पोइट्री कर रहे हैं, मयार क्या है उनकी पोइट्री का, वो किस, मतलब उनको दाद कौन लोग दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, है? और क्या वो प्यार मोहब्बत बढ़ा रहे हैं या फिर कहीं ना कहीं तलखियां? नहीं, वो आग लगाने का, वो आग, हमारे मुशायरे में एक शायर ने कहा कि इस मुल्क में रहना है तो तलवार उठा लो, ये मुशायरे से कहा गया मिसरा है ये। बताइए क्या होगा? ये कहाँ ले जाएगा मिसरा हमको? ये कलमकार अगर तलवार उठाने की बात कहेंगे और तो फिर या वो पैगाम देंगे तलवार उठाने का, तो फिर होगा क्या? और 25 साल पहले हमारे एक शायर ने कहा था कि तुम भी जिम्मेदार हो और हम भी जिम्मेदार हैं, नूर साहब ने, केवी नूर ने, ये भी मुशायरे से कहा गया था। लेकिन इतना बदलाव ही आ गया कि अब लोग कहते हैं इस मुल्क में रहना है तो तलवार उठा लो। ये क्या लगता है साहब आपको कि प्रोफेसर सादिक साहब कि ये सिर्फ पैसे की वजह है कि पैसा हावी हो गया है, बाजारवाद जो है वो इतना ज्यादा हावी हो गया है कि जो अदीब हैं, जो शायर हैं, जो कवि हैं, वो अपने फर्ज को भूल करके उस बाजारवाद में, कहीं ना कहीं मैं हिंदी का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसमें फंस गए हैं वो? मेरा ख्याल है बाजारवाद नहीं है, जी। बल्कि एक सतही किस्म की शोहरत हासिल करने का एक वसीला चंद लोगों ने बनाया होगा। मुशायरों में मैं शिरकत नहीं करता, लेकिन टीवी वगैरह पर कई मुशायरे आते हैं, वो देखता हूँ मैं, और उन मुशायरों में ज़्यादातर लोग प्यार और मोहब्बत का ही पैगाम देते हैं और मुस्बत अंदाज की शायरी करते हैं। इक्का दुक्का इस किस्म के लोग जो हैं अगर हो तो मेरा ख्याल है कि टीवी वाले लोग उसको एडिट कर देते होंगे, इसलिए हम तक वो बात नहीं आती। मगर ये कि हाँ, नहीं, लेकिन आप तक में वो बात भले ही ना पहुंचे, लेकिन जो हजारों लाखों लोग मजमे में मौजूद होते हैं, अगर ऐसी बात है तो वो काबिल गिरफ्त है, और ऐसे लोगों को बुलाना भी नहीं चाहिए मुशायरों में जिनका मनफी अंदाज हो, क्योंकि मुशायरों की रिवायत कभी नहीं रही है। मुशायरों की या कवि सम्मेलनों की जो साले रिवायत रही है, वो रिवायत जो है हमेशा बनाने वाली और प्यार और मोहब्बत की रही है। और देखिए कौन सी ज़बान है, हिंदुस्तान में इतनी ज़बान है, हर ज़बान में जो है सबसे ज़्यादा जो शायरी होती है वो प्रेम पर होती है, वो अमन पर होती है, वो सुख और शांति पर होती है, या अपने दुखों के बयान पर होती है, और इस पर जो है नफ़रत पर नहीं होती। तो मैं समझता हूँ कि अगर कोई नफ़रत का ढंढोरची बन रहा हुआ है तो उस पर ब्रेक लगाने की जरूरत है। अब्बास ताबिश साहब, चूंकि आप जो है वो बड़े सगीर की नुमाइंदगी करते हैं और पूरी ही दुनिया में घूमते हैं, जो सुनने वाले हैं उनका भी जहन बदला है, वो भी ऐसे लोगों को सुनना चाहते हैं जो मंदिर मस्जिद की बात करे, जो एक दूसरी आइडियोलॉजी के खिलाफ जो है अपनी बात कहे या जहर उगले। क्या लगता है आपको, जो सुनने वाले हैं, यानी डिमांड उनकी ज्यादा बढ़ गई है और इसीलिए जो है वो अपना जो उनका फर्ज है अदब के तई, इस मुल्क के तई या समाज के तई, या एक जो गंगा जमुनी तहजीब होती है, प्यार मोहब्बत होता है, उसके तई जो उनका फर्ज है उसको वो भूल रहे हैं? सुनने वाला वो सुनेगा जो उसे सुनाया जाएगा। अच्छे शुअरा भी जाते हैं, मुशायरा पढ़ते हैं और मुशायरे के कामयाब शायर हैं, लेकिन बात यह है कि शायर को सुनना चाहते हैं लोग। ये जिम्मेदारी शायर की है, सुनने वाले की नहीं है कि सुनने वाला जो है वो उसे हटा दे नीचे। शायर जो है वो एक आग लगाना चाहता है, क्योंकि उसे उन्होंने मंच पे बिठाया है, उसकी मर्ज़ी है वो आग लगा दे, उसकी मर्ज़ी है वो मोहब्बत का पैगाम दे दे। मसला सिर्फ ये है कि जो ख़राबी यहाँ पैदा हुई है वो इसलिए हुई है कि हमारे शायर जो हैं वो पढ़ते नहीं हैं, वो सिर्फ सुनाते हैं। किसी शायर से पूछा जाए कि आपने कितनी किताबें पढ़ी हुई हैं, तो मैं समझता हूँ कि अक्सरियत शायर जो हैं जिन्होंने एक शेर भी वो मीर का आपको नहीं सुना सकते। और अब तो ये सूरत हाल हो गई है कि खुद लिखना भी कोई ज़रूरी नहीं रहा,
बाजार में बहुत उस्ताद दस्तयाब हैं, वो लिख के दे देते हैं और तय होता है कि भाई आप मुशायरे से इतने लेंगे पैसे और इतने मेरे घर पहुंचाएंगे, कि परफॉर्मेंस आपकी होगी, शायरी हमारी होगी। तो ये चीज़ें ख़राब कर रही हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि अब भी सूरत हाल बेहतर हो सकती है, वो इस तरह के जो नए शायर आ रहे हैं वो कम से कम अपना जो एक विरसा है, जो एक क्लासिकल अदब है, और साथ एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि सूफ़ीज़म को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। जब तक सूफ़ीज़म शामिल नहीं होगा, अपनी क्लासिकी रवायत जो है नहीं पढ़ेंगे शायर, वो भी इसी भेड़ चाल का हिस्सा बन जाएंगे और जो शायरी लोग कर रहे हैं वो भी करेंगे और पैसा खूब कमाएं। बिल्कुल डॉक्टर मलका नसीम, ये आईना दिखाने की बात होती है समाज को और बेहतर रास्ते पर ले जाने की बात होती है, लेकिन अगर वही लोग, वही जिम्मेदार लोग कुछ पैसों के लिए या सस्ती शोहरत के लिए अगर इस तरह के रास्ते अपनाएंगे तो आपको लगता है कि रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छे नहीं होंगे उसके? बिल्कुल। अभी अब्बास भाई ने फरमाया कि लोग लिख के दे देते हैं और हम पढ़ देते हैं। तो होता ये है कि जब दूसरा लिख के देगा तो हमारे ओरिजिनल जो जज्बात हैं वो तो रह नहीं जाते हैं। जो कुछ लिख के दे दिया गया वो हमने खड़े होके पढ़ दिया। अगर हम चाहते भी हैं कि हम प्यार खुलूस सामने की बातें कहें तो वो हमारे पास है नहीं, हम जो लिखा गया है वो हम पढ़ रहे हैं, तो ये बड़ी मुश्किल हो जाती है। आप चाहें कि सही हो, अदब पूरी तरह फैले दुनिया में, तो मैं एक अलग बात कहना चाहूँगी खुर्शीद साहब के माओं को चाहिए भाई, जो नई नस्ल है उनको शौकिया वो सीख रहे हैं, लेकिन अगर बच्चे जो नहीं चाहते पढ़ना वो भी माएँ चाहें तो उनको उर्दू सिखा सकती हैं, अदब तहजीब ये सब सिखा सकती हैं। इससे हमारा मुल्क और हमारा अदब, हमारी तहजीब ये बहुत आगे बढ़ेगी और ये कम होने का नाम नहीं लेगी। बिल्कुल, ये जो बात हो रही थी, हम लगातार जो है वो कवियों पर, शायरों पर और जो लिखने वाले हैं उनके ऊपर ये एक तरीके से इल्ज़ाम भी कह सकते हैं और कुछ सच्चाई भी है इसके अंदर। आपको लगता है कि ये किसी भी समाज के लिए, किसी भी मुल्क के लिए ये बेहतर नहीं है और इसके ऊपर जो अदब की दुनिया के नामवर लोग हैं जिनकी जिम्मेदारी है उनको भी आगे आना चाहिए और कहीं ना कहीं ब्रेक लगाने के लिए उनको भी इक़दामात उठाने चाहिए, पहल करनी चाहिए? बिल्कुल पहल करनी चाहिए, वही लोग पहल करेंगे क्योंकि उनके कंधों पर इस वक्त समाज की जिम्मेदारी है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसा आपने कहा कि बाजारवाद, वाकई अब जो मुशायरे हैं वो दो सतह के होने लगे हैं। और मुशायरे क्यों, हमारे खुद शायर भी दो सतह के होने लगे हैं। एक वो शायर जो अपनी ज़िंदगी, जैसे पुराने ज़माने के जो शायर थे, कदीम शायर, पूरी ज़िंदगी सिर्फ शायरी ही करते थे, उन्हें कभी ये नहीं लगता था कि मुझे मुशायरे में कितने पैसे मिलेंगे। उनकी ज़िंदगी शायरी होती थी और शायरी ही ज़िंदगी होती थी। लेकिन अब जो आ रहे हैं, जो सतही शायर हैं, जिनकी तरफ आपने हमारा ध्यान दिलाया है, वाकई अब आप जाके देखिए मुशायरों में तो वो लोग चीखते हैं, दहाड़ते हैं, गाते हैं, अजीब से लोग, ऐसा लगता है जैसे शायरी नहीं हो रही। कानों को सुन के आप कानों को खुश नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता, लेकिन एक दहाड़ उनके अंदर और वही जज्बात को अंगेख्ता करती है। इस वक्त उन्हीं जैसे कदीम शोरा जैसी शायरी की ज़रूरत है जिसमें मतानत हो, गहराई हो, संजीदगी हो, सुनने वाला भी महसूस हो और सुनाने वाला भी लगे कि शायरी कर रहा है, चीख पुकार और दहाड़ नहीं है। अभी ताबिश साहब ने सही कहा कि शायर वही सुनाता है जो पब्लिक सुनना चाहती है। मुझे लगता है कि शायर अगर अच्छा सुनाएगा तो पब्लिक अच्छा सुनेगी, उसका मिजाज अच्छा होगा, और शायर ही अगर गलत सुनाएगा, सिर्फ पैसों के लिए जो शायरी करते हैं वो बहुत सतही शायरी होती है और बिल्कुल मौके के लिहाज से होती है। अभी कुछ हुआ, हादसा हुआ, आपने उस पे हादसाती शायरी कर दी, अशार लिख दिए, लोगों को प्रोवोक कर दिया, और जितनी जल्दी ये शोहरत कमाते हैं उतनी जल्दी बैठ भी जाते हैं। वक्त उन्हें भुला देता है, अदब उन्हें भुला देता है, समाज उन्हें भुला देता है। वो देर पा शायरी नहीं होती, वरना जिंदा रहते हैं मीर, गालिब और इकबाल। बिल्कुल, और वक्त हो गया है एक और ब्रेक का। हमारे मसाइल में उर्दू अदब की दुनिया के नामवर लोग यहाँ पर हमारे साथ बैठे हुए हैं और हमारे मसाइल में यही बात हो रही है कि उर्दू अदब जो है वो किस तरीके से मुल्क के अंदर अगर कहीं तलखी है, कहीं कुछ दूरियां बढ़ गई हैं, उसको कैसे कम कर सकता है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि उर्दू अदब जो है वो किन किन परेशानियों का सामना कर रहा है। ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं हमारे मसाइल अहम हैं। गुलाबी शहर जयपुर में बहुत सारी बातें हो रही हैं और उर्दू अदब की दुनिया के, बल्कि कहा जाए अदब की दुनिया के बहुत सारे नामवर चेहरे हमारे साथ मौजूद हैं। उर्दू अदब पर बात हो रही है। अगर तलखियाँ हैं उनको कम करने के लिए इन लोगों के क्या फ़राइज़ हैं, इन लोगों का क्या काम हो सकता है, उस पर बात हो रही है। और हम देखते हैं साहब कि ये तो सारी बातें हो गई पैसा कमाने के लिए और सस्ती शोहरत के लिए काम करते हैं, लेकिन जो आइडियोलॉजी के अलग अलग आइडियोलॉजी के लोग स्टेज के ऊपर होते हैं, हमें लगता है कि अगर कोई अदब की दुनिया का आदमी है, कोई आर्टिस्ट है, कोई परफॉर्मर है, कोई शायर है, कोई कवि है, तो जब वो स्टेज पर जाता है तो वहाँ पर कोई आइडियोलॉजी पॉलिटिकल पार्टी की या कोई किसी और विचारधारा से वो उस वक्त मुतासिर नहीं होना चाहिए। वो एक जो है प्योर वहाँ पर एक शायर होना चाहिए, कवि होना चाहिए। अगर वो किसी आइडियोलॉजी को लेकर के स्टेज पर जाता है तो वो खतरनाक साबित हो जाती है फिर। नहीं, इसमें मेरा ये मानना है कि आइडियोलॉजिकल होना कोई बुरी बात नहीं है। बुरा तब होता है जब मैं अपनी आइडियोलॉजी को तब सारे लोग स्वीकार करें और दूसरी आइडियोलॉजी को मैं खारिज करूं उसी मन से। आइडियोलॉजी का टकराव जो है ना, वो प्रॉब्लमेटिक होता है। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी विचारधारा ऐसी है, कोई भी आइडियोलॉजी ऐसी है जो नफरत की बातें करती हो। लेकिन हाँ, जब सियासी एंगल उसमें जुड़ता है या माफ़ कीजिएगा मजहबी एंगल जब उसमें जुड़ता है तो चीज़ें समस्या करती हैं, प्रॉब्लमेटिक होती हैं। शायरों का काम ये नहीं रह गया है कि वो बहुत ज़्यादा मज़हब की बात करे या बहुत सियासी बात करे। और कमर्शलिज्म की बात ये है खुर्शीद भाई कि मुझे याद पड़ता है, मैंने कहीं पढ़ा था कि जिगर साहब ने जब पहली बार मुशायरे में गाना शुरू किया तो उस समय भी लोगों ने कहा था यार ये तो बहुत बुरी बात है। उससे पहले गाना बहुत बुरी बात माना जाता था। जिगर साहब ने पहली बार जब लिफाफा लेना शुरू किया तो लोगों ने कहा ये तो क्या है, ये शेर पढ़ने के पैसे ले रहे हैं लोग। तो एक बदलाव है, गिरावट का दौर है, चल रहा है। इकराम राजस्थानी साहब, ये जो अदब के अंदर सियासत आ गई है, आइडियोलॉजी आ गई है और सियासतदान भी जो है वो कई बार मुतासिर करते हैं चीज़ों को, वो लगता है वो बहुत ख़तरनाक चीज़ है। वैसी जो है कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रही है, वो बहुत आहिस्ता से, और उसका जो है वो असर बाद में पता चलेगा। अभी भी पता चल रहा है लेकिन दूर जा करके जब निकल जाएगी चीज़ें हाथ से तब पता चलेगा। खुर्शीद साहब, मेरा ख्याल से बिल्कुल सही मुद्दा आपने अब उठाया है, क्योंकि ये जितनी भी खराबियाँ आ रही हैं, बावजूद इसके कि हम पैसों के लिए काम करते हैं, शोहरत के लिए काम करते हैं, आइडियोलॉजी को लेकर काम करते हैं, अपनी चीज़ों को थोपने की कोशिश करते हैं, पब्लिक को प्रोवोक करते हैं, इसके अलावा भी जो सबसे महत्वपूर्ण रोल है वो सियासतदानों का है। ये सियासत जब से हमारे अदब में आई है, इसने भी इसको बहुत बहुत नीचे की सतह पर पहुंचाया है। और मेरा ख्याल है कि सियासत से अदब को हमेशा दूर ही रहना चाहिए। हो ये रहा है कि हमारे अदब के जो लोग हैं, अदीब जो लोग हैं, वो भी सियासत की किसी न किसी आइडियोलॉजी से इन्वॉल्व हो जाते हैं। उनका कोई कमिटमेंट रहता है और उस कमिटमेंट के आधार पर वो पब्लिक में जाकर अपनी बातों को फैलाने का काम करने लगते हैं। वो शायर कम हो जाते हैं और किसी पार्टी के या किसी आइडियोलॉजी के माउथ पीस हो जाते हैं। एक नाम इन्होंने कुछ देर पहले लिया था, अब उनके बारे में ये खबर आ रही है कि वो फला पार्टी में शामिल होंगे, एमएलए का इलेक्शन लड़ेंगे और सियासत में आएंगे। तो जब अपने मकासद को या अपने मकसद को साधने के लिए आप पोइट्री का या अदब का सहारा लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं, मैंने कहा कि दूर जाने के बाद उसका पता चलेगा शायद, तो असर होता है, उसका नुकसान होता है, बेहद नुकसान होता है उसका। क्योंकि जिस चीज़ को लेकर के आप आगे गए हैं, जिसने आपको बुलंदी पर पहुंचाया है, जिस चीज़ को पब्लिक ने आपके चीज़ों को पसंद किया है, आपको इतना मकबूलियत हासिल हुई, इतनी शोहरत हासिल हुई और आप जिस मकाम पर पहुंच गए और फिर आप अचानक एक प्लेटफॉर्म बदल लेते हैं और बदल करके पॉलिटिक्स में जाने लगते हैं, तो फिर जाहिर है कि उस आदमी के साथ साथ तो उस अदब का भी मकाम नीचे की तरफ जाने लगता है। पब्लिक ये समझने लगती है कि नहीं, आदमी अपने उसूलों का पाबंद नहीं है, उसूलों का पक्का नहीं है। तो जहाँ तक ये जो नफरत फैलाने का काम है, आपस में लड़वाने का काम है, ये सब सियासतदानों का है। अदीबों का ये काम कभी नहीं रहा है। बल्कि मंदिर मस्जिद की बात बार बार सियासतदान अलग ढंग से करते हैं, अदीब अपने ढंग से कहता है। वो कहता है, एक दोहा पेश करना चाहता हूँ कि आपस में बातें करें कलश और मीनार, आपस में बातें करें कलश और मीनार, हम दोनों तो एक हैं, भटक रहा संसार। वाह वाह। तो ये जो कलश और मीनार तो आपस में एक है, लेकिन इसको भटकाने का जो काम है, इसे तोड़ने का काम है, इसके बिखेरने का जो काम है, वो सियासतदानों के हाथों में ज़्यादा चला जा रहा है। इसलिए मैं ये सुझाव देना चाहता हूँ कि भाई अदीबों को, शायरों को, फनकारों को, कलाकारों को इन सब चीज़ों से हमेशा दूर ही रहना चाहिए। प्रोफेसर सादिक साहब, एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि जो अदीब हैं, शायर हैं, कवि हैं, कलमकार हैं, वो एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि वो दूर भी हैं सियासत से, सियासत का उनके ऊपर ज़्यादा असर नहीं है। लेकिन अगर सियासत जानबूझ करके उनके पीछे पड़ जाए कि नहीं, इसको नहीं पढ़वाने देना यहाँ पर, इसको यहाँ नहीं आने देना, तो फिर क्या कहेंगे? फिर समाज जो है हमारा किस जानिब जा रहा है, क्या रुख इख्तियार कर रहा है? तो वो भी तो सवाल उठता है ना। आपने जो बात कही है वो अपनी जगह पर है, लेकिन आज के इस प्रोग्राम में जो और दोस्तों ने जिस किस्म की बातें कही हैं
उससे ये निकल कर आ रहा है कि मज़हब और सियासत ये दोनों चीज़ ऐसी हैं कि जिससे शायर को या बचना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये सेहतमंद रवैया नहीं है। ठीक है। सेहतमंद रवैया इसलिए नहीं है कि जब मज़हब हर आदमी की ज़िंदगी में मौजूद है, जब सियासत हर आदमी की ज़िंदगी में मौजूद है और उस पर असरात डालती है, तो उस पर बोलना या उस पर लिखना इसका पूरा हक और पूरी आज़ादी राइटर को होना है। मेरा चाहिए, सवाल ये है शायर कि को होना अगर चाहिए। अगर उसके मेरी बात अशआर पूरी से करने नहीं, दें। मेरा सवाल जी, यही है जी। कि अगर उसके कलाम से जो भी कविता कह रहा है उसकी कविता से या शेरो शायरी से अगर कहीं तलखी बढ़ रही है मजहब की बिना पर, मजहब का इस्तेमाल करके, सियासत का इस्तेमाल करके अगर वो तलखी बढ़ा रहा है तो फिर कैसे उसको दुरुस्त नहीं, वो कहेंगे? अगर वो इस्तेमाल करके जी। और जो है तलखियां बढ़ाने के लिए मजहब को या सियासत को इस्तेमाल कर रहा है, तो मैं समझता हूँ कि उसके संजीदा सुनने वाले जो हैं उसको नकार देंगे, पसंद नहीं करेंगे उसको। मगर ये इस किस्म की भी चीज़ है कि बहुत से हम ख्याल भी मिल जाते हैं, क्योंकि सारे लोगों को एक ही अंदाज में तो सोचते नहीं हैं। जी। तो वैसे इजहार ख्याल की आज़ादी बड़ी चीज़ है, ये होना चाहिए। और जैसे कि मुशायरों वगैरह के बारे में जो कहा गया, मैं नहीं समझता कि मुशायरों में सिर्फ इसी किस्म की चीज़ें होती होंगी। ज़्यादातर लोग, अगर 20 शायर बुलाए गए तो 20 में से 18 और 19 शायर जो हैं वो सेहतमंद रवैया रख के बेहतरीन बात करेंगे, चाहे वो मज़हब की बात करें चाहे सियासत की बात करें, लेकिन उनका नुक्ता नज़र बिल्कुल वाज़ेह होगा और मुस्बत होगा, वो निगेटिव नहीं होगा। लेकिन कई बार जो है वो ये भी कहावतें हमारे सामने है कि एक मछली तालाब को गंदा कर देती है। अगर 2-4 लोग जो है 20 लोगों में से, तो वो तो 20% हो गए या 10% लोग हो गए, तो वो भी कई बार जो है वो सवालिया निशान लगा देते हैं। तमाम जितने भी कलाम पढ़े गए उनके ऊपर भी। मैं इस मुहावरे को भी नहीं मानता कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। तालाब की अपनी आप सफाई जो है होती रहती है। एक बहुत अच्छी बात है, एक मछली की कोई हकीकत नहीं सोच है कि वो पूरे तालाब को जो है खराब और ये पॉजिटिव सोच ही रखनी है, यही इंपॉर्टेंट है। अब्बास ताबिश साहब, क्या कहेंगे आप? ये जो हमने कहा कि भाई ये सियासत ठीक है, वो सियासत नहीं कर रहे हैं, अगर कुछ शायर, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, वो अदब का काम करते रहे, लेकिन अगर सियासतदान उनके पीछे पड़ जाए तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि आपको अजमेर नहीं जाने दिया जाएगा, फिर ये होगा कि किसी को मुंबई नहीं आने दिया जाएगा, फिर ये होगा कि किसी को दिल्ली नहीं आने दिया जाएगा। देखिए, बात यह है, सियासी वाबस्तगी होनी चाहिए, मजहबी वाबस्तगी भी होनी चाहिए। डॉक्टर सादिक साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा है, लेकिन सियासत को और मजहब को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बहुत बढ़िया। बाकी बात यह है कि शायरी जो है ये तो मोहब्बत की शायरी है, मैं मोहब्बत की शायरी करता हूँ, और अगर मुझे कहीं से कहा जाए कि भाई आपने नहीं सुनाना तो मैं पीछे हट जाता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, दिल दुखता होगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो है आपको परेशानी भी होती होगी, इतनी दूर से आए हैं और फिर यहाँ पर ऐन मौके पर मना कर दिया जाता है, कुछ लोग काले झंडे लेकर के आ जाते हैं कि नहीं, चले पाकिस्तानी शायर को नहीं सुनना। नहीं, कोई बात नहीं ऐसी, वो बेहतर समझते होंगे, क्योंकि मैं अपने तौर पे समझता हूँ कि मैं तो सिर्फ मोहब्बत की बात करता हूँ, अमन की, भाईचारे की, मैं सियासत की बात करता ही नहीं हूँ। सियासी वाबस्तगी मेरी भी है, मजहबी वाबस्तगी मेरी भी है, ज़मीन से वाबस्तगी मेरी भी है, लेकिन मेरे शहर में अगर कोई आए, बल्कि जो काले झंडे लेके चलने वाले हैं वो भी अगर मेरी सरजमीन पे आएंगे तो मैं उन्हें फूल पेश करूंगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। डॉक्टर मलका नसीम साहिबा, ये जो काले झंडे वाले हैं, ये जो सियासत वाले हैं और अपने छोटे छोटे मकासद के लिए या छोटे छोटे मकसद के लिए जो है वो इस तरह की हरकतें करते हैं, अदब वालों को जो है वो, चूँकि कहते हैं कि उनका दिल बहुत नरम होता है, बहुत ही ज़्यादा मतलब जो है वो नाजुक मिजाज होते हैं, तो उनको और ज़्यादा तकलीफ होती है ऐसे मौक़ों पर? बिल्कुल होती है, और मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई अब्बास भाई के साथ जो रवैया हुआ उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई। ये खुर्शीद, ये तो ज़रूरी है कि शायर जो है वो समाज में जो कुछ हो रहा है उससे मुतासिर हो, उसके बगैर शायरी नहीं हो सकती, लेकिन वो शायरी उस तरह की इस्तियारे, कनाए और इशारों में हो तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप उसको डायरेक्ट जैसे पेपर में आएगी हेडिंग वैसे आप दे दें कि फ़लाँ ने फ़लाँ को मार दिया और फ़लाँ ने ये गाड़ी जला दी और ये कर दिया, तो वो गलत हो जाता है। आप उसको कहिए, लेकिन बड़े प्यार से कहिए, बड़ी अपनाइयत से, प्यार से, खुलूस से बताइए कि ये चीज़ें, पैगाम दीजिए कि ये गलत है। पेपरबाजी नहीं होना चाहिए जैसे पेपर में आता है, तो वो। जी, क्या कहेंगे डॉक्टर साहिबा, ये जो पूरी बात हुई है इस सेगमेंट में, वो पॉलिटिक्स जो है वो कैसे ये हिस्सा बनते हैं पॉलिटिक्स का, या फिर पॉलिटिशियंस जो है वो कैसे इस्तेमाल करते हैं, या फिर कैसे अपने मकसद को हल करने के लिए, अपनी सियासत को आगे बढ़ाने के लिए, सियासी रोटियां सेकने के लिए वो जो है वो कई बार आप लोगों को भी परेशान करते हैं, अदब की दुनिया के लोगों को भी परेशान करते हैं और मना करते हैं कि आपकी सरहदें ये हैं, आप यहाँ से आगे नहीं आ सकते। खुर्शीद साहब, बिल्कुल जो आप कह रहे हैं,
मैं सादिक साहब की बात को ही आगे बढ़ाते हुए कहती हूँ, आप ये कह रहे हैं कि सियासत और मजहब को शायरी से अलग होना चाहिए। मुझे ये लगता है कि सियासत को बुरा क्यों समझते हैं। सियासत अगर बुरी होती तो हम लोग कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में इल्म सियासियात में एमए और पीएचडी नहीं कराते। सियासत बहुत अच्छी चीज़ है, और एक शायर अपनी सियासी मुद्दों से नज़र कैसे बचा सकता है। मुझे तो लगता है कि शायर जो होता है वो अपने समाज का एक आम शहरी से ज़्यादा जिम्मेदार शहरी होता है, क्योंकि वो समाज की गलतियों को, उनकी गंदगियों को उजागर करता है, आवाम के सामने लाता है। ये उसकी जिम्मेदारी है, आवाम उसकी तरफ देखती है। और ये सियासत जो है बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक पाक साफ सियासत। मैं ये कहती हूँ, अगर कोई अपने इन सियासी मुद्दों से अलग भागता है, मिसाल के तौर पर मीर को ले लीजिए आप। मीर के ज़माने में जो हुआ था कि वहाँ के बादशाह की आंखों में गर्म सलाइयाँ फेरकर उसे अंधा कर दिया गया था। ये एक सियासी हादसा था, और अगर मीर उस वक्त चुप रहते तो वो एक झूठे और ख़राब शायर होते। शायर की यही खासियत है कि वो अपने वक्त का एक बहुत हसास शख्स होता है। मीर ने इस वाक़े को बड़ी खूबसूरती से कहा, और यही शायरी की अज़मत होती है कि वो कहते हैं कि शाहां के कोहले जवाहर थी खाके पा जिनकी, उन्हीं की आंखों में फिरती सलाइयाँ देखी। उस अजीम वाक़े को एक शायर ने अपनी तरफ से, बिल्कुल प्योर सियासी शेर है ये, और उसने मजमे में ये सब पढ़ा, ये कहा, और इस तरह से वो एक ईमानदार शायर, उसने अपनी ईमानदारी साबित की। तो आज का शायर ऐसा क्यों नहीं करता है। ईमानदारी की हो रही है कि ईमानदारी कुछ की बात लोग- हो, सियासत आप कीजिए, शायरी में कीजिए, उसको शायरी के तहत लाके कीजिए, सियासत को ऊपर मत रखिए। आप मेन शायरी कर रहे हैं, उसमें सियासत आ रही है, सियासत में शायरी नहीं आ रही है। और अगर ये सियासत इतनी ही बुरी होती या शायरी बुरी होती, तो हमारे जो नेता पार्लियामेंट में अपनी बात 1 घंटे कहने के बजाय सिर्फ एक मिसरा या एक शेर कह के अपनी इतनी बड़ी बात को कह देते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये सियासत और शायरी जो है वो अलग अलग चीज़ है। यकीनन दोनों को मिल के काम करना चाहिए समाज को नीयत साफ बेहतर होनी बनाने चाहिए, में। लेकिन शेर कहने के पीछे नीयत साफ होनी लेके चाहिए, चले, और तो एक ये अच्छा अंदाज समाज होना एक चाहिए। बेहतर समाज आप ठीक है। बना सकते हैं। बिल्कुल। वक्त हो गया एक और ब्रेक का, और बात हो रही है कि किस तरीके से उर्दू अदब के जरिए तलखियों को कम किया जा सकता है, या उर्दू अदब के अंदर कहीं ना कहीं कुछ खामियां हैं, कमियां हैं, कुछ शिकवे शिकायतें ऐसी रहती हैं, तो कैसे उनको दूर किया जाए। ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं हमारे मसाइल। बात हो रही है अदब की दुनिया की, अदब की, कैसे समाज को आईना दिखाने का काम करते हैं अदीब, और कैसे तलखियों को कम करने की कोशिश की जाती है। और शिकायत ये भी थी कि कैसे कुछ शायर, कुछ कवि भावनाएं भड़काते हैं दूसरे लोगों की अपने कलाम के जरिए। बहरहाल बहुत सारी बातें हुई हैं, अब बहुत सारी शिकवे शिकायतें भी हुई हैं। अब ये जानने की कोशिश करेंगे कि यही अदीब, यही शायर, यही कवि कैसे समाज को बेहतर बनाने के लिए अपना रोल अदा कर सकते हैं। इकराम राजस्थानी साहब, किस तरीके से रोल अदा किया जाए, और कैसे जो है वो निजी फ़ायदे को और सस्ती शोहरत को एक तरफ रख करके, किनारे रख करके समाज को बेहतर जानिब लिया जाए, आगे की तरफ बढ़ाया जाए। तो खुर्शीद साहब, दरअसल में अदीब का रोल तो हमेशा से यही होता है कि वो समाज को जोड़े, मुल्क को जोड़े, आपस में मोहब्बत पैदा करे, अखलाक पैदा करे। अभी मेरे तमाम साथियों ने ये बहुत अच्छे ढंग से मुद्दा उठाया कि हम कोई सियासत या मज़हब के ऊपर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। सियासत और मज़हब अपनी जगह है, लेकिन जो हमारा मेन मुद्दा है वो ये है कि हम समाज में मोहब्बत अदीबों के कलाम के ज़रिए कैसे पहुंचा सकते हैं, इस बात पर ज़्यादा कोशिश की जानी चाहिए। और हम हर बार ये कोशिश करते रहे हैं कि जब भी मौका मिले मोहब्बत का ही पैगाम लोगों को दें। अब उसमें सियासत आए या मज़हब आए, इन सब को अलग हटा करके बात की जानी चाहिए। और आपने फरमाया कि कैसे दूर की जानी चाहिए। मैं सोचता हूँ कि चाहे वो मुशायरा हो, चाहे वो कवि सम्मेलन हो, चाहे वो रेडियो हो, चाहे वो टीवी प्रोग्राम हो, हम हर जगह जब तक ये पैगाम दूसरे लोगों तक नहीं देंगे तब तक इसमें कामयाब नहीं होंगे। हम तो जहाँ भी जाते हैं वहाँ ये कहते हैं कि भाई क्लासिक शायरी की बात हो रही थी, क्लासिकल शायरों की बात हो रही थी। हम उनको अपने दिमाग में, जहन में रख कर सोचें तो वाकई हम पाएंगे कि हम उसी हिंदुस्तान की तस्वीर अपने इस जहन में हमेशा रखना चाहते हैं। और हम तो हमेशा लोगों को ये कहना चाहते हैं कि कबीरा, खुसरो, तुलसी, जायसी, रसखान रखता हूँ, भजन मीरा के मन में मीर का दीवान रखता हूँ, सदा सांसों में गीता, बाइबल, कुरान रखता हूँ, मैं अपने दिल की हर धड़कन में हिंदुस्तान रखता हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत ये खूब। पैगाम, ऐसा पैगाम अगर अदीब अपने कलाम के जरिए लोगों को दे, लोगों को समझाए, तो मेरा दावा है उनके जज्बात को भड़काए नहीं, बल्कि उनको आईना दिखाएं एक अच्छे तरीके से, एक उनको अच्छे वे में। भड़काने की जरूरत नहीं है, उनको मोहब्बत का पैगाम देने की सबसे ज्यादा जरूरत है। और वो सबसे अहम रोल होता है अदीब का। बहुत खूब। लोकेश कुमार सिंह साहिल साहब, क्या कहेंगे
कुछ अशार भी आपको जरूर सुनाने पड़ेंगे कौमी एकता के ऊपर, आपसी भाईचारगी के ऊपर, गंगा जमनी तहजीब के ऊपर। रोल जो है उसको कैसे सब लोग अपने सही से अदा करें? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सियासत में तो अदब बचा नहीं है, लेकिन अदब में सियासत पूरी है। वाह। पहली बात तो ये। और ये जितना बिगाड़ हुआ है, ये उर्दू अदब में, हिंदी अदब की बात नहीं है, अदीबों में हुआ है। अदब में कोई बिगाड़ नहीं हो रहा है। अदीब अपने अपनी चीज़ों को लिए जो कुछ कर रहे हैं वो गड़बड़ है। एक दोहा मुझे याद पड़ता है, पेश करता हूँ कि ऐसे लोगों को भला क्या हम कहें जनाब, ऐसे लोगों को भला, ऐसे लोगों को भला क्या हम कहें जनाब, जिनको लगते हैं बुरे खिलते हुए गुलाब। वाह वाह वाह। शुक्रिया। जी, क्या कहेंगे साहब, ये जो रोल है अदब की दुनिया के लोगों का, अदब की दुनिया से जुड़े हुए नामवर लोगों का, किसी भी मैदान की बात हम कर लें, चाहे बर्रे सगीर की बात कर लें, कि भाई कैसे अगर दो मुल्कों के दरमियान, तीन मुल्कों के दरमियान अगर तलखी है, दो मुल्कों के दरमियान ज़्यादा तलखी है, आपको पता है, कैसे आप सब लोग मिलकर के उसमें जो है अपना रोल अदा कर सकते हैं? अदब की दुनिया के लोग कैसे अपना रोल अदा कर सकते हैं? अदब की दुनिया के लोगों को अपना रोल अदा करने के लिए कोई नया रोल मॉडल बनाने की ज़रूरत नहीं है। और जो मॉडल चला आ रहा है बहुत शुरू से ही, तो वो जो है बेहतर है, क्योंकि वो हमेशा हक की तरफ रहता है, सच्चाई की तरफ रहता है, और तवाज़ुन का दामन शायद थामे रहता है हमेशा। और लेकिन इसके बावजूद वो अपने इजहार की पूरी आज़ादी चाहता है, और जो कुछ भी चाहता है खुद तोलता है, खुद ही उसके वज़न को देखता है और बात करता है वो। तो मैं नहीं समझता कि उसको किसी नए रोल मॉडल की ज़रूरत हो। लेकिन और नई कोशिशों हमारा की एक ज़रूरत है? मसला जो है, जी। बहुत पहले हमारे जिगर का आज जिक्र हुआ है, जिगर ने हल कर दिया था। उनके ज़माने में भी ये हुआ था कि सियासत सियासत, तो उन्होंने कहा उनका जो फ़र्ज़ है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। तो इसमें आप ये याद रखिए कि अगर हम ये समझे कि सियासत खराब चीज़ है, तो भाई 1947 से पहले आज़ादी हासिल जो की वो सियासत के बल पे, हिंदुस्तानी सियासत में। उसके बाद का जो ज़माना है, आज मुल्क इस तरक्की के जितने जीने तय कर चुका है और जिस बुलंद मकाम पे पहुँच चुका है, वो उस सियासत की वजह से। तो सियासत जो है वो ऊपर ही ले जाने का काम कर रही, गिराने का काम करने वाली सियासत बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं चलती। इसी तरीके से मज़हब जो है वो आदमी को इंसान बनाए रखने के लिए हमेशा मुआविन साबित हुआ है। तुलसीदास ने जो है मजहबी शायरी की, बिल्कुल, क्या आप उसको कहीं उंगली रख सकता कोई शख्स? हरगिज़ नहीं रख सकता। और इसी तरह कबीर ने मज़हब पे हमले भी किए, लेकिन मजमूई तौर पर जो है उसने मज़हब के पैगाम को ही तो आम किया। तो शायरों को वो अगर ये समझिए कि बज़ाहिर आपको मुखालिफ भी नज़र आ रहा हो, तो गौर से उसको सुनना चाहिए, और सुनने के बाद जो है आप उसको कबूल कीजिए या रद्द कर दीजिए। और मैं समझता हूँ कि हर बालिग दिमाग आदमी जो है वो गलत किस्म की चीज़ को पसंद नहीं करता, उसको रद्द ही कर देता है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि कई बार भड़क भी जाते हैं लोग। तो जिगर का शेर एक बार फिर सुनाऊंगा मैं कि मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। वाह वाह। क्या कहेंगी डॉक्टर साहिबा कि कैसे जो है इन तलखियों को कम करने के लिए उर्दू अदब से जुड़े हुए तबके को या उर्दू अदीब को, जो कवि हैं, जो कलमकार हैं, उनको कैसे आगे आकर के रोल अदा करना चाहिए? और जैसे आपने भी कहा था कि जो वालिदा का काम है, यानी घर से इसकी शुरुआत होनी चाहिए, लेकिन जहां आप हैं वहां पर बच्चों को राह दिखाई जाती है कि आपको आगे जाकर के कैसा बनना है, उनको समझाया जाता है, उनको बताया जाता है, उनको सलीका सिखाया जाता है। दुरुस्त कह रहे हैं आप। हकीकत यह है कि हमारे पास हम तक जो बच्चे आते हैं ग्रेजुएशन लेवल के, उनकी नशोनुमा, उनकी दिमागी तरबियत तो हो चुकी होती है। हमारा काम तो इस लेवल पर सिर्फ उनके नॉलेज को बढ़ाना होता है। लेकिन मुझे लगता है कि हम एक उनकी माँ के तरीके से भी काम करते हैं कि उन्हें जो अब तक नहीं हुआ वो अब करना सिखाते हैं, और उन्हें बहुत ही प्यार के साथ आपस में मेल जोल रखना सिखाते हैं। हम लोग डिबेट कराते हैं इसी मौजू को लेकर, और हम, आप यकीन कीजिए कि जब भी ऐसा कोई हादसा होता है और हम चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम का तफरीक छोड़ के हम सब मिलकर करें, तो आप यकीन कीजिए पूरे कॉलेज के लोग उस एजिटेशन में शामिल होते हैं, मोमबत्तियां हाथ में लेके, और वहाँ कोई नहीं होता ये कहने के लिए कि ये कौन है और ये कौन है। कॉलेज के लेवल पर बहुत अच्छे होते हैं लोग, लेकिन फिर जब ये वहाँ से बाहर निकलते हैं, एक बड़ी फजा, देखिए जनरलाइज हम उसी को करते हैं जो ज्यादा होता है, जब बाहर जाते हैं और वहाँ का माहौल देखते हैं। लेकिन हम लोग अपनी फैक्ट्रीज में, अपने जो कॉलेज हैं उसमें बहुत अच्छे जहनी नशोनुमा कर रहे हैं कि ये लोग आगे चल के एक बेहतर समाज की तश्कील कर सकें। और मुझे ये कहने में कोई आर नहीं कि ये जो कौम अब पढ़ रही है, ये जो पढ़ी लिखी कौम जो सामने आ रही है, उसका जहन बहुत वाजे होगा और वो बहुत मेल मिलाप और भाईचारे के साथ रहेगी। और
और हम लोग तो उनको यही सिखाते हैं कि काबे से कुछ गरज है ना काशी से वास्ता, हम ढूंढने चले हैं मोहब्बत का रास्ता। वाह वाह, बहुत खूब। क्या कहेंगी डॉक्टर मलका नसीम साहिबा, ये जो तलखियां हैं, ये जो दूरियां हैं देख रहे हैं हम समाज में, इन्होंने कहा कि जो चीज़ ज़्यादा होती है उसको जनरलाइज कर दिया जाता है, आजकल कुछ यही ज़्यादा हो रहा है, तो जाहिर तौर पर आपके कंधों पर और ज़्यादा जिम्मेदारी है, आपके कलम के ऊपर और ज़्यादा जिम्मेदारी है। बच्चों को मतलब बच्चों को क्या, बड़ों को भी किसी उम्र में भी बदला जा सकता है अगर आप उनको सही तालीम और सही रवैये उनके साथ अपनाएंगे तो वो उनके जहन जो हैं हमेशा ये कहा गया है कि अच्छी सोहबत जो होती है वो लोगों के लिए बहुत अच्छी होती है। तो आप अगर उनको अच्छी सोहबत देंगे तो वो जाहिर है कि वो आगे बढ़ेंगे। और मैं कुछ शेर सुनाती हूँ कि अभी जो किताब रिलीज़ हुई है उससे मुतालिक दो शेर के अहले दानिश को इसी बात की हैरानी है, अहले दानिश को इसी बात की हैरानी है, शहर कागज़ का है शोलों की निगहबानी है, शहर कागज़ का है शोलों की निगहबानी है। और इस तरह घेर लिया मुझको गमों ने जैसे, इस तरह घेर लिया मुझको गमों ने जैसे, मैं जजीरा हूँ मेरे चारों तरफ पानी है, क्या कहना है, क्या मैं जजीरा हूँ मेरे चारों तरफ पानी है। और हमको ये चाहिए कि हम वही करें जो हमारे दिल में हो और हमारे दिमाग में हो, हम दूसरों की उस पर अमल नहीं करें कि ना आप किसी की समाअत का एतबार करूं, खिजा जो आए तो मैं दावते बहार करूं। वाह वाह, और जो मुंतजिर है किसी और का वो चाहता है, जो मुंतजिर है किसी और का वो चाहता है, तमाम उम्र उसी का मैं इंतजार करूं, वाह वाह, बहुत बढ़िया, तमाम बहुत उम्र बढ़िया, उसी बहुत का बढ़िया मैं इंतजार करूं। जी। अब्बास ताबिश साहब क्या कहेंगे आखिर में? हिंद पाक के जो रिश्ते हैं वो भी किसी से छुपे नहीं है कि कुछ ना कुछ तलखियाँ रहती हैं, अपने अपने तौर पर सियासतदान कोशिशें करते रहते हैं, अदब की दुनिया के लोग भी कोशिशें करते हैं, कलमकार भी कोशिशें करते हैं, समाजियात के लोग भी जो हैं वो, मतलब हर कोई अपने तौर पर कोशिश करता रहता है, लेकिन कोशिशें जो हैं वो कितनी कामयाब होती हैं, कितनी नाकाम होती हैं, ये भी सबके सामने है। क्या कुछ नए तरीके से काम करने की जरूरत है तलखियों को कम करने के लिए? शेर है, एक शायर है सनाउल्लाह ज़हीर, जी हाँ, उसका शेर है कि वो कहता है, मैं दे रहा हूँ तुम्हें खुद से इख्तिलाफ का हक, मैं दे रहा हूँ तुम्हें खुद से इख्तिलाफ का हक, ये इख्तिलाफ का हक है मुखालिफत का नहीं। वाह 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 वाह, बात यह है कि इख्तिलाफ अच्छी चीज़ है, होना चाहिए, बाप बेटे में होता है, भाइयों में होता है, मुखालफत ना दो मुल्कों में होता है। इख्तिलाफ से जो है रास्ता निकालना चाहिए, कोई इख्तिलाफ को मुखालफत में नहीं बदलना चाहिए। बहुत बढ़िया। और बाकी यहाँ जो बात हुई सियासी वाबस्तगी की, उस हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ कि शायर जो है वो हमेशा से खुद रोल मॉडल रहा है। बिल्कुल। और उसकी मिसाल मैं देता हूँ अल्लामा इकबाल की। अल्लामा इकबाल से मशवरा करते थे हमारे कायदे आज़म, ठीक है, तो आज शायर सियासतदान को क्यों रोल मॉडल बना रहा है? शायर खुद रोल मॉडल क्यों नहीं बनता कि सियासतदान उससे पूछें कि कैसे चलना है हम? बिल्कुल, आप सब लोग आए, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारी बातें हुई हैं। जाहिर तौर पर जो अदब की दुनिया के लोग हैं, जिंदगी जो है इनकी वो इतनी अहम है इस मुल्क के लिए भी, इस समाज के लिए भी, और इनके ऊपर बड़ा फर्ज है इस मुल्क को बेहतर राह पर ले जाने के लिए, इस समाज को आईना दिखाने के लिए। और बात यह भी हुई है कि सियासत से अदब बिल्कुल खत्म हो गया है, हालांकि अदब के अंदर थोड़ी बहुत सियासत जरूर आ गई है। बहरहाल सबके अपने अपने फराइज हैं, सबको अदा करने चाहिए मुल्क की बेहतरी के लिए। हिंद पाक के रिश्तों को बेहतर बनाने की भी बात यहाँ पर हुई है। सभी को मिलजुल करके काम करना होगा। एक शेर है, उसके साथ प्रोग्राम को खत्म करना चाहेंगे। उनका जो फर्ज है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। आपने प्रोग्राम देखा, बहुत बहुत शुक्रिया, आदाब।